स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वांटाइज्ड रेडियाई की बोहर मॉडल के मुताबिक यानी कि बोहर की एटॉमिक मॉडल थ्योरी के मुताबिक बोहर मॉडल तो इसके मुताबिक है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ख़ास फासले पर जो है वो ख़ास सर्कुलर पाथ्स में मूव करते हैं। ख़ास सर्कुलर पाथ से मुराद यही है कि उनका न्यूक्लियस से वो सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस से ख़ास जो है वो फासले पर बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पॉजिटिव साइन में इसलिए डाला है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं जिनकी वजह से न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इसी पॉजिटिव अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसी पॉजिटिव अट्रैक्शन की वजह से ही वो जो है वो बाउंड हैं एटम में, और वो इलेक्ट्रॉन के वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्बिट हो सकता है तो इसके बाद अगला ऑर्बिट जो यानी कि अगला सर्कुलर पाथ जो इलेक्ट्रॉन बनाएगा वो भी एक खास फासले पर ही बनाएगा। यानी कि जो यहाँ पे मैं रफली रिप्रेजेंट करूँ, ये एक स्कीम सी हम रिप्रेजेंट करें कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है पाथ बनाएगा, और ये पाथ जो थे वो बोहर की थ्योरी के मुताबिक स्पेसिफिक फासले पर होंगे, और उस फासले को क्योंकि न्यूक्लियस ही सेंटर पे है तो सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो इस ऑर्बिट का फिर रेडियस कहलाएगा, जिसको जो क्वांटाइज्ड रेडियाई होगा, और इसको हम जो है वो एक्चुअली कहेंगे कि इसकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, इसलिए इसको हम क्वांटाइज्ड रेडियाई कहेंगे। ठीक है, इन्हीं क्वांटाइज्ड रेडियाई को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यही हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम को जो है वो लेंगे, एच एटम, और हम कहेंगे कि इसके किसी भी रेडियस में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, और उस रेडियस को मैं आर एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एन जो है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन जो है ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा ऑर्बिट है, और यहाँ पे हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि पहला ऑर्बिट है या दूसरा, जस्ट एन से जो है वो आर्बिट्रेरीली डिफाइन कर रहे हैं। और फिर उस रेडियस में उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उसकी अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में वी एन है। ठीक है जी, अब हम ये वेलोसिटी, और क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है और सर्कुलर ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम जो है वो होगा इलेक्ट्रॉन का, और एंगुलर मोमेंटम अगर बोहर थ्योरी के मुताबिक हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कहते हैं एम, और वी को यहाँ पे मैं वी एन से रिप्रेजेंट करूँगा किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में वेलोसिटी, और रेडियस को भी आर एन से रिप्रेजेंट करूंगा। तो एम वी आर यहाँ पे एम वी आर वी एन आर एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बोहर थ्योरी के मुताबिक ये एंगुलर मोमेंटम जो है इसको कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी एन एच ओवर टू पाई की, यानी कि इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ अ कांस्टेंट, और यहाँ पे h जो है प्लांक्स कांस्टेंट है, n जो है ये इंटेग्रल इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 पाई जो है ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं कि बोहर थ्योरी के मुताबिक अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उस ऑर्बिट में यानी कि वो ऑर्बिट तब ही जो है बन सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से खास फासले पर एक सर्कुलर पाथ तभी बना सकता है जब उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब इस इक्वेशन की मदद से अगर मैं वेलोसिटी, जो कि मैंने कहा था कि वेलोसिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में वी एन से रिप्रेजेंट की थी, वो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो फिर हम देख रहे हैं कि एम और आर एन को अगर मैं राइट साइड पे जो है वो शिफ्ट करूँ तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो एन एच ओवर 2 पाई एम आर एन मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी वेलोसिटी के लिए, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है जी, वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो बोहर्स थ्योरी के मुताबिक हम जो है वो ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको चाहिए ताकि वो अपने सर्कुलर पाथ को सर्कुलर ही रखे, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है उसको मैं एफ सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और ये हम स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं एम वी ओवर आर, एम वी स्केयर ओवर आर से, और यहाँ पे क्योंकि वी की जगह वेलोसिटी को, वी जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रॉपर्ली ज़रा लिखते हैं, वी जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेलोसिटी यहाँ पे वी एन से मैं रिप्रेजेंट करूँगा क्योंकि किसी भी ऑर्बिट में वेलोसिटी की बात हो रही है, और आर को आर एन से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है जी, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगी इलेक्ट्रॉन को,
तो स्टूडेंट्स ये सेंट्रिपिटल फोर्स न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से मिलेगी, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो कूलम अट्रैक्शन, कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है, क्योंकि न्यूक्लियस पे हमने देखा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो उनमें आपस में अट्रैक्शन है। तो अब उसी अट्रैक्शन की वजह से ये सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, यानी कि फोर्स ऑफ न्यूक्लियस जो है, फोर्स ऑफ कूलम फोर्स ऑफ न्यूक्लियस जो है वो ये सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। अब कूलम फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कूलम फोर्स जिसको मैंने एफ ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हम कैलकुलेट करते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, और Q1 जो है वो एक चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि Q2 दूसरे चार्ज को, यानी कि दोनों चार्जेस जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे आर को मैं आर एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसका स्केयर आएगा। अब हम अगर जो है वो यहाँ पे 1/4πε0 को एक और कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दें, और हम जानते हैं कि ये एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी, क्योंकि इसमें 4π कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही आती है, जिसको मैं यहाँ पे k से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो कांस्टेंट वैल्यू आती है ये 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर आती है। यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें 1/4πε0 को, तो ये वैल्यू आती है जिसको यहाँ पे हम k से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। और अब बात करते हैं चार्जेस की। तो चार्जेस यहाँ पे कौन कौन से हैं? हम जानते हैं कि एक तो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसको मैं Q1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो उसको यहाँ पे मैं E से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा, एक तो बात यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस पे हमें देखने पड़ेंगे कितने हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन्स की वजह से होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस ड्यू टू प्रोटॉन्स, ठीक है। और प्रोटॉन्स में अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर को मोस्टली हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मैं जी से रिप्रेजेंट करूंगा। और चार्ज एक प्रोटॉन पे चार्ज ऑन वन प्रोटॉन की अगर हम बात करें, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, तो ये भी चार्ज भी इस पे प्रोटॉन पे चार्ज की अमाउंट भी उतनी ही होती है जितनी कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की अमाउंट होती है, और उसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो यहाँ पे प्रोटॉन पे चार्ज की अमाउंट को भी ई से ही रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इस तरह से चार्ज ऑन न्यूक्लियस, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा Q2 = Z × E, ठीक है जी। जी जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा, और E जो है वो एक प्रोटॉन पे चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z जो है, यहाँ पे एक्चुअली लिख लेते हैं कि फॉर हाइड्रोजन, फॉर H एटम, सिंपली मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन को H से। हाइड्रोजन एटम के लिए जो Z है ये स्टूडेंट्स 1 है। तो इस तरह से हमारे पास Q2 जो आ जाएगा ये E आ जाएगा। अब देखते हैं हम कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है FE जो है, इसको हम 1/4πε0 की जगह K पुट करते हैं और Q1 की जगह E पुट करते हैं, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और फिर इस तरह से Q2 की जगह चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो कि E ही आ रहा है, डिवाइड बाय RN स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। मजीद सिंप्लीफाई करें तो FE हमारे पास आ जाती है KE²/RN²। अब हमने कहा था कि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एक्चुअली प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमारे पास आएगी MV_N²/RN², ठीक है जी। यहाँ पे स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स के में आर का जो है वो आर एन का स्केयर नहीं आएगा, ठीक है, ये हम रिमूव करते हैं। और अब हम देखते हैं कि अगर जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसमें अगर हम v की वैल्यू जो हमने ऊपर बोहर्स थ्योरी से, बोहर के एंगुलर मोमेंटम वाले फार्मूले से ली थी, वो यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास फिर यही इक्वेशन आ जाती है। और चलें वो यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। वो हमारे पास है Vn = NH/2πme²। और स्टूडेंट्स अगर इसका e² नहीं, यहाँ पे आर आएगा, सिंपली RN। ये बोहर के एंगुलर मोमेंटम वाले फार्मूले से हमने फाइंड आउट की। और अगर इसका मैं स्केयर लूँ तो ये मेरे पास आ जाता है Vn² = N² H² / 4π²
और साथ में आ जाएगा एम स्केयर इंटू आर एन स्केयर। ठीक है जी। ये वी एन स्केयर की वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने ये वाली जो इक्वेशन बनाई है इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा और बाकी कैलकुलेशन फिर हम करेंगे ताकि हम रेडियस फाइंड आउट कर सकें नेक्स्ट लेक्चर में।